बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम किसी न किसी ऐसे मुद्दे पर जिसमें सीधी बात हो और सच्ची बात हो, ताकतवर बात हो, जिसमें यह कहा जाए कि कौन दोषी कौन निर्दोषी, सारी बातें एक साथ हो। मुद्दा ऐसा हो जो जनता से जुड़ा हुआ, सरकारों से जुड़ा हुआ, नीतियों और नीयत से जुड़ा हुआ हो। तो आज का जो मुद्दा है वो बजरी माफियाओं के बढ़ते हुए हौसले और उनका सरकार के साथ समन्वय, तालमेल, गालमेल। इस पर बात करेंगे हमारे राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर, जिनका ये कार्यक्रम है। मैं तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए आता हूँ, बाकी सारी जानकारियाँ हमारे को ओम माथुर से मिलती हैं। ओम माथुर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, आप आए। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि पिछली सरकार में सरकार जो चलाई जा रही थी, कहा यह जाता रहा कि बजरी माफिया, खनन माफिया, माफिया, शराब माफिया और सारे माफिया ये चलाते रहे, खासतौर से बजरी माफिया। बजरी माफिया उस सरकार को चला रहे थे। ये सरकार आई तो ये कहा जाने लगा कि भजन लाल जी आए हैं, और भजन लाल जी ने शुरू में बड़ा टाइट भी किया और बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई कि बजरी माफियाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी क्या क्या किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या सोचते हैं आप? सुरेंद्र जी, बजरी माफिया है, मुझे लगता है वो सरकार से भी ताकतवर नेटवर्क रखता है अपना जी। और आज की राजनीति में जिस तरह पैसे और पावर की जो महत्वपूर्ण होती जा रही है, उसमें बजरी माफिया बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। नो डाउट। आप देख लीजिए, आप तो पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, मैं वसुंधरा सरकार की उस पर चलता हूँ। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो अशोक गहलोत आए दिन उन पर आरोप लगाते थे कि ये सरकार बजरी माफियाओं के हाथ में बिकी हुई है और 10 करोड़ रुपए मंथली सरकार को अलग से दिए वहाँ से किस जाती है। मतलब इनका आशय सीधा वसुंधरा सरकार, हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री को होता था सीधा। उसके अलावा थानों और उनकी हम बात ही नहीं करते, बिल्कुल ये उसके बाद जब सरकार बदली, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने जी, तो आप देखिए यही आरोप जो पहले वसुंधरा पे लगाए जाए अशोक गहलोत पे लगने लग गए। बिल्कुल। और आपको ध्यान होगा, जब सरकार सचिन पायलट के जाने के बाद सरकार गिरने की नौबत आने लगी थी, तो अशोक गहलोत अपने एमएलए के जैसलमेर होटल में चले गए थे। हाँ, वो होटल उसी बजरी कारोबारी की थी, किंग की थी, बजरी किंग की थी, जिसपे आरोप वसुंधरा से मिलीभगत होने लगाए जाते थे। यानी अब एक किरदार एक है, सरकारें दो है। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए, बजरी कारोबारियों के और या बजरी माफियाओं की मिलीभगत या घालमेल सब सरकारों में होता है। अभी आप 3 घटनाएं देख लीजिए। आप बताइए, सीबीआई जो सबसे विश्वस्त और बड़ी जांच एजेंसी है अपने देश की, वो कह रही है हम राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है। हाँ, ये है असली बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार रोकना चाहती है उनको, क्योंकि सरकार या उसके नेता या विधायक, जनप्रतिनिधि, मंत्री उसमें मिले हुए हैं। बिल्कुल सही है। सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। फिर आप देखिए, अजय कलीक ने जो विधानसभा में कहा, सबने सुना उसको, उन्होंने क्या कहा। एसपी पे खुला आरोप लगाया उन्होंने कि मेरा जो इलाका है सबसे भ्रष्ट थाना जो है थावला का हो चुका है, बजरी माफिया वहां से अवैध। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तो जो बात कही वो तो कमाल की और बात इससे बड़ी बात कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा ने कही थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा था बीसलपुर से गाद निकालने का ठेका दिया है, जो उसके एवज में बजरी निकाली है 7 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से। तो ये 3 घटनाएं बताती है कि बजरी माफिया भाजपा सरकार में उतना प्रभावी है जितना वो कांग्रेस सरकार में था। मैं तो ये कहूंगा कि इस सरकार में ज्यादा प्रभावी। तो आप देखिए, सरकारें बदल गई लेकिन चेहरा नहीं बदला है। बिल्कुल नहीं बदला। वो की वो स्थिति है जो उस टाइम हुआ करती। इसके अलावा आप देखिए, सोचिए जो पुलिस बजरी माफिया होता है उसका पुलिस में, खान विभाग में, मंत्रियों में, और ये दोनों सरकार के जब थी वसुंधरा की या गहलोत की या भजन लाल जी की, इनके मंत्री आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। जब गहलोत सरकार थी तो वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कहते थे प्रमोद भाया सबसे भ्रष्टाचार के मुखिया हैं, और जब तक ये खान मंत्री रहेंगे अवैध खनन नहीं रुक सकता है। उन्होंने खुले आरोप लगाया। मैं कह रहा हूँ ओम जी, सबसे बड़ी बात ये रही कि एक बार किसी सिलसिले के अंदर मैंने उनसे बात की, अशोक गहलोत से। तो अशोक जी से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा सर कोई, मैं आपको वो साधारण बातें चल रही थी, बात चल रही, मैंने कहा खान माफिया, जैसे ही मैंने खान बोला ना, प्रमोद भाया जैसे ही बोला, वो कहते नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यानी आप प्रमोद भाया के खिलाफ एक वर्ड्स नहीं सुनना चाहते। सरकार निश्चित रूप से, सरकार का 99% जो सरकार का निजी बजट है वो सारा का सारा ये खनन सरकार को और पार्टी का। जब आपकी सरकार होती है तो पार्टी भी चलानी पड़ती है, उसके लिए पैसे चाहिए। पार्टी कोष। तो ये बजरी माफिया, शराब माफिया जो अवैध काम करते हैं उनका पैसा आता है जी। इसके अलावा आप देखिए, जब 1 साल सरकार को पूरा हुआ था भाजपा सरकार को, तो डोटासरा ने और जूली ने आरोप लगाए थे नाम लेके जी कि जनप्रतिनिधि यानी विधायक और मंत्री भाजपा सरकार के
माफियाओं से मिले हैं, बजरी माफियाओं के। बिल्कुल। तो सरकारें बदलती है, एमएलए बनते हैं, मंत्री बदलते हैं, पर आरोप वही रहता है, बजरी माफिया का जो इकबाल है वो बुलंद रहता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ओम जी कि ये जो व्यवसाय है वो पूरा 2 नंबर का है। 1 नंबर का जिसमें इनकम टैक्स चुकाया जाता हो, मुझे नहीं लगता। ये बाकायदा सरकार, मतलब जो मंत्री होते हैं वो भी ठेके पर ही होते हैं, जो होते हैं बाकायदा, इनका कहीं टैक्स नहीं लगता कहीं को। और टैक्स चोरी का सबसे बड़ा अगर इनकम टैक्स अकेला अगर सिर्फ बजरी तंत्र को कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसकी, और मैं तो ये कहूँगा ओम जी कि क्या ज़रूरत है, जब देखिए बजरी बाजार में उपलब्ध है, लोग बाजार में उपलब्ध है, मतलब यह है कि बस महंगी हो रही है। बाकी जितनी चाहिए बजरी आपको, बोलिए कितनी बजरी चाहिए आपको, जितनी बजरी पूरा शहर बसा दें उतनी बजरी आपको उपलब्ध, जब उपलब्ध है तो उस पर रोक क्यों लगाई जा रही है? आपको ध्यान है 2017 में बजरी पर रोक लगाई थी राजस्थान के अंदर। वो इसलिए लगाई कि नीचे खातेदारी में लीज के पट्टे अशोक गहलोत ने जारी कर दिए थे जी, उस समय की सरकार ने। तो निजी जो पट्टे जारी किए गए थे उन आवंटन भूखंडों में तो बजरी थी नहीं, वहां से रवाना करता था और बजरी अवैध रूप से खनन होकर भर के जाया करती। आज भी यही हो रहा है लेकिन अब आवासीय पट्टों पर, निजी पट्टों पर रोक लगा दी, पर स्थिति वाकिफ है। आज आप कोई नदी हो, चंबल हो, बनास हो, लूणी हो, कोई तो बड़ी नदियां, इसके अलावा छोटी छोटी नदियां, तालाब। आप देखिए इसका सुरेंद्र जी, हर बरसात के बाद खबर पढ़ते होंगे 2 बच्चे डूब के मारे, 5 बच्चे डूब के। उसका कारण ये कि उनको खोद दिया जाता है खड्डों को जी, उनको पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं, तो पानी में उतर जाते हैं। जब बरसात नहीं होती है उनको लगता है गहराई नहीं होगी, उतर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जो बड़ा सिलसिला है, और अब मेरे को लगता है कि जितनी वैध खनन होता है बजरी का, उससे ज़्यादा अवैध खनन होता होगा बजरी का। मैं समझता हूँ कि वैध खनन तो न के बराबर ही है, अवैध ही खनन हो रहा है। और इसमें जितने, जैसे मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र में अगर खनन हो रहा है तो निश्चित रूप से मेरी पार्टनरशिप है। बाकायदा जितने भी विधायक हैं, जैसे अजय क्लिक ने कहा कि साहब मैं नहीं लेता, मैं ईमानदार, तू ईमानदार तो मैं भी ईमानदार। बिल्कुल। ये तो देखिए, अगर उस एमएलए को पता नहीं मेरे विधानसभा इलाके में क्या हो रहा है तो कहेगा दिन प्रतिदिन दिया। वो कहता है 5,000 रुपए पर। अगर इतना बड़ा काम हो रहा है अवैध खनन का, उसको पता नहीं मेरे इलाके में क्या हो रहा, कोई अजय क्लिक को कोई भी सबको। और सुरेंद्र जी, इसमें तो पुलिस कांस्टेबल से लेके और सरकार के जनप्रतिनिधि मिले हुए होते हैं। आप देखिए रात को डंपर जिस रफ्तार से दौड़ते हैं हर थाने के बाहर से, वो रोकता है उनको आज तक? कोई नहीं रुकता। कितने हादसे कर, पुलिस वालों को मार चुके, खान विभाग कर्मचारियों को मार चुके, आम आदमी को मार चुके, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं सुरेंद्र जी, अशोक गहलोत सरकार के समय 4 साल के अंदर खान माफियाओं ने 300 हमले किए थे। 350 हमले किन पे? पुलिस कर्मियों और खान विभाग के कर्मचारियों के ऊपर। और इसमें 250 पुलिस कर्मी और खान विभाग कर्मचारी घायल हुए थे, 10 लोग मारे गए थे। तो अब जब उनकी हिम्मत देखिए ना, मतलब आप उनको बिल्कुल अवैध खनन करें और आप उनको रोक नहीं सकते, डंपर रोकते हो, आपको डंपर चढ़ा देंगे आपके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको सरकारी स्तर पर प्रेशर मिल रहा है। बिल्कुल, पुलिस, राजनीतिक मिल रहा है, सरकारी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सुनिए, मेरा शुरू से मान रहा है राजनीतिक संरक्षण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई अवैध का, अगर पुलिस ये तय कर ले कि मंदिर के बाहर चप्पल चोरी नहीं होगी तो चोरी नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन अगर पुलिस तय कर ले, पुलिस आंख बंद कर ले तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इस बजरी खनन के मामले में पुलिस और राजनीति ने आंखें बंद कर रखी है। और जो पैसा आता है जिससे सरकारें चलती है, जिससे, क्योंकि सरकार के अलावा और खर्च बहुत होते हैं पार्टियों के, उसमें ये पैसा खपाया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक बात क्लिक ने जो कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो एसपी पर आरोप लगा रहे थे। वो एसपी जो कांग्रेस आज भी तैनात हुआ था, तो आपने देखा वो भाजपा विधायकों की शिकायत रही है सरकार बनने के बाद कि हमें ऐसा एहसास नहीं, हमारी सरकार बन चुकी है। क्योंकि आज भी सरकारी वही RAS, वही IAS, वही IPS और RPS लगे हुए, अधिकांश लगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने 2 बार बड़े तबादले सूची जारी की है, लेकिन मुझे लग रहा है वो व्यापक स्तर पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए लोग, पर आप देखिए सुरेंद्र जी, सरकारी वकील कई जिलों में आज तक नहीं हटाए गए, नहीं हटाए। आज भी अजमेर में भी। चलिए आप मनोनीत पार्षद नहीं कर सके, कोई बात नहीं। आप बोर्ड निगमों के अध्यक्ष नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। आप EDA चेयरमैन नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। लेकिन वकील भी आप नहीं बना पा रहे हो सब जिलों के अंदर। अजमेर में लगे, ऐसे बहुत जिले हैं, मेरे ख्याल में 8 या 10 जिलों में जो बदले गए हैं। तो इसका मतलब या तो ये हो गया राजनीति में इतना समन्वय हो गया आपसी, राजनीतिक दलों में भी मेरे को लगता है कि हम सब मिलके चला लेंगे, आनंद लेते हैं। हाँ, पहले तुम खाओ, फिर हम खाएंगे, फिर हम खाएंगे। जनता भुगत रही है, जनता भुगत रही है, सीधी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सबसे बड़ा विडंबना है कि ये, मुझे ये नहीं लगता, अगर आप जब सब चीज़ें इतनी हैं अपने पास तो उसके ऊपर रोक क्यों लगाई जा रही है? रोक हटा दें ना उस पर, बजरी पर आप रोक हटा दीजिए, देखिए आप क्या होता है। बजरी तो है ही ना मार्केट के अंदर उपलब्ध, और नदियों में एक समय था जब पानी नहीं था, तब आपने अगर रोक लगा दी थी कि बजरी निकलने में, अब तो पानी भी है, बजरी भी है, प्रचुर बजरी है। पिछले कुछ साल पहले एक अखबार ने 25 जिलों में एक वो किया था स्टिंग ऑपरेशन बजरी। वहाँ आप देखिए उन्होंने स्पष्ट देखा थानों के बाहर से वहाँ निकल रहे हैं, पुलिस बाहर खड़ी है, उनको नहीं रोका जा रहा है। ये उस समय की बात है अवैध, जब बजरी खनन पे रोकते राजस्थान के अंदर, या वैध खनन पे रोक है, अवैध खनन पे रोक नहीं है। तब एक नागौर का वीडियो वायरल हुआ था उस टाइम जी,
जिसमें अवैध खनन करते हुए लोग, और पीछे गाना चलता था, थानेदार सैल्यूट करता है, डीएसपी सैल्यूट करता है। मतलब ये पुलिस का इकबाल कम करने के लिए ये बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इनके हौसले बहुत बुलंद है। और मेरा मानना है कि बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, ये सब क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल आपसे एक मासिक किस्त या एक स्थायी रकम देते हैं, इसलिए ना कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ। और ओम जी, हास्यास्पद बात तो ये है, मतलब शर्मनाक कहूँगा, हास्यास्पद शर्मनाक बात ये है कि एक मतलब जाति विशेष के लोग उस मार्ग के ऊपर पूरी नेशनल हाईवे पर आप देख लीजिएगा, जैसे शराब आती है गुजरात से आती है, उधर पंजाब से हरियाणा से आती है, पंजाब गुजरात जाती है, वो थाने का एक बना हुआ है। आप एक एक थाना जो उसमें से आता है उसमें एक ही जाति के लोग, एक जाति के लोग सारे वहाँ तक तो वो कैसे नियुक्त हुए? वो कैसे नियुक्त हुए? कमाल की बात है। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था हमारी ऐसी, नियुक्ति वहीं से होगी। जब प्रशासनिक तबादले होते हैं तो मंत्री से मंजूरी ली जाती है, और बड़े मामलों में मुख्यमंत्री से मंजूरी ली जाती है। तो इसका मतलब है सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार के धरातल में जा रहा है। और जो उम्मीद हमें सरकार बदलने से थी, मेरा ऐसा मानना है सुरेंद्र जी, राजस्थान के अंदर कि अशोक गहलोत के समय बहुत भ्रष्टाचार हुआ, और उनके जो सरकार बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने विधायकों मंत्रियों को खुली छूट दी थी, तो खुली लूट मची। ये भाजपा भी कहते थे और ये आम आदमी भी मानता है कि स्थानीय विधायकों ने बिल्कुल मुख्यमंत्री राज करा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन जो भजनलाल सरकार बनने की उम्मीद बनी थी, जीरो टॉलरेंस, करप्शन होगा, अवैध काम नहीं करने दी जाएंगे, उस पर मुझे लग रहा है अभी तक सरकार सच नहीं हो पाई। और आप 1.5 साल बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस ये है सुरेंद्र जी, तो फिर एक लोगों में निराशाजनक वातावरण आ जाता है। और अब आने लगा है बिल्कुल। मतलब आप एक दो मतलब राजनेताओं की बात छोड़ें, बाकी सारे राजनेता जो हैं वो नाराज हैं, इतने नाराज हैं कि वो जानते हैं कि अफसरशाही किस लेवल पर हावी हो रखी है, उनके कोई काम नहीं होते, उनको कोई सलाम नहीं करता, उनको कोई पूछता नहीं, उनसे कोई डरता नहीं, उनके कोई डिजायर नहीं। वो तो अजय क्लिक जब विधानसभा मुद्दा उठा रहे हैं कि मेरे से एसपी नहीं डरता है, तो इसका मतलब उसने तो, अरे सर ओम जी, उसने तो ये कहा कि एक ड्राइवर बिल्कुल मेरे खिलाफ काम किया, उसने मेरे खिलाफ काम किया, उसने भाजपा के खिलाफ काम किया, मैंने उसे हटवा दिया और वो वापस आ गया। अब मेरे लिए कितनी शर्म की बात है कि मैं ड्राइवर का ट्रांसफर नहीं करवा पाया। बिल्कुल सही बात सुनी। तो ऐसी बात हो जब वो कह रहा है कि भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी बजरी माफिया से बिका हुआ नहीं हूँ, और वो कहते हैं कि मैं भी एसपी कहता मैं भी ईमानदार हूँ, तो भाई साहब बेईमान कौन है? कौन है जो 5,000 रुपये पर डंपर के हिसाब से पर उसमें ले रहा है और 100 डंपर रोज निकल रहे हैं? जी, चुनाव में जिस तरह पैसा खर्च किया जाता है आज के चुनाव में, आप भी देखते हैं, आज पार्षद चुनाव लड़ना भी बहुत महंगा सौदा हो गया है। तो पैसे कहाँ से आते हैं? और मेरा ऐसा मानना है जो पुराने नेता हैं जो 4-5 चुनाव लड़ चुके हैं, वो जेब से पैसा नहीं लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि पार्टियों ने पैसा देना बंद कर दिया है। पार्टियां कहती है कि आप तो खुद पैसे लगाओ और पार्टी के फंड में भी दो। तो जाहिर सी बात है, जब मैं आपको 100 रुपये दूंगा तो बनने के बाद मैं 1,000 रुपये कमाना चाहूँगा। तो ये माफिया इसलिए ज़्यादा पनप रहे हैं कि सरकारों की मदद जिस तरह करते हैं, और जिस व्यक्ति के लिए एक दूसरे सरकार आरोप लगाते हैं। अभी कहा जा रहा है शराब के क्या पर एक शिकंजा करते जाता है अपना। आप सोचिए, शराब और बजरी अगर एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो राजस्थान की सरकार से ज़्यादा बिल्कुल और प्रभावी हो जाएगा। और तो मतलब ऐसा लगेगा मुख्यमंत्री वो हैं। और आज भी मैं तो ये कहता हूँ कि सच पूछो तो भजनलाल जी का क्या वो ऑरा है, मैं नहीं जानता कि उसको आप किस रूप से लेते हैं या पब्लिक किस रूप से लेती है, लेकिन ये माफिया लोग उनको जेब की वो समझते हैं, यार हमारी जेब में बैठी हुई है सरकार। तो नहीं देखिए, सरकार मंत्री नए बनते हैं, मुख्यमंत्री नए बनते हैं, लेकिन अफसरशाही सरकार को चलाती है वो पुरानी होती है। मैं कह रहा हूँ आप कितने भी ईमानदार हो, लेकिन आपको भ्रष्टाचार रास्ता दिखाने के लिए अफसरशाही सक्रिय रहती है, और अफसरशाही को पता है मुझे किस आदमी को किस तरफ लेके जाना है। और मेरा ऐसा मानना है आज की राजनीति में कोई ईमानदारी की बातें करता है तो वो ढोंग है। और मेरा मानना है ईमानदार वही जिस तक बेईमानी नहीं पहुंची है। अगर 100 में से एक ईमानदार है, वो इसलिए कि उस पर और जो उससे ऑफर नहीं आ रहा भ्रष्टाचार करने का। और ओम जी, अगर चलिए मैं कहता हूँ ईमानदार भी अगर कोई है तो वो मारा जाएगा, डंपर के नीचे मारे जा रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि 10-12 अभी पिछले हफ्ते जी राजसमंद में हेड कांस्टेबल को चल दिया बजरी, उसने बजरी के डंपर ने उसने रोकने की कोशिश की, वैध देख के उसको चला के मर गया। अब वो आंदोलन चल रहा है, उसको शहीद का दर्जा दो और 1 करोड़ मुआवजा दो, पर उसकी कौन सुनवाई करे? और अगर दे भी दिया तो क्या हुआ? वो मर गया ना, सुनवाई नहीं। तो बाकी लोगों पर जो असर जा रहा है कि भाई साहब डंपर के आगे मरने से तो अच्छा है कि ये पैसा कमाना। बस पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, जाइए आप, पैसा आ रहा है। और अब अपने अजमेर रात को डंपर की रफ्तार देखिए सुनिए दौड़ से इस तरह से, मतलब वाकई लगता है मौत के वाहन सामने से आ रहा है। जिस तरह दौड़ाते हैं ट्रैक्टर और डंपर, और जिस तरह वो मोड़ते हैं और बिना बेखौफ चलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि और एक बताइए 5 किलोमीटर के अंदर अगर डंपर जा रहा है, 2 या 3 थाने आ जाते हैं अपने अजमेर के अंदर, तो थाने वाले क्या करते हैं? बिल्कुल, अरे वो तो आंख मीच के बैठे हुए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो बंदी नहीं देता, जैसे बंदी नहीं दे रहा कोई आदमी, उसको लगा ये बहुत 2-4 दिन से जा रहा है। मैं बताता हूँ, हौकरा की बात मैं बताता हूँ। एक डंपर के पीछे पुलिस पड़ गई, क्या इसको तो मारेंगे क्योंकि कई दिनों से ये हमें चौथ देता नहीं और ये जा रहा है यहाँ से। तो उसको पता चल गया,
उसने वैसा डंपर का पीछे वाला जो था ना वो खोल दिया और खोल के वो सारी बजरी उड़ाता निकल गया। नहीं बजरी क्या उड़ाई, वो पुलिस वाले जो थे वो राह दे के कहाँ थे, हाँ सबके वो रास्ता ही रोक दिया उसने पूरा, निकल गया वो तो आगे आराम से, फिर कर लोगे क्या करोगे। लेकिन कई बार होता है सरकार और जिला प्रशासन को अपने स्तर पर अभियान चलाते हैं, लेकिन आप देखिए बहुत लंबा नहीं चल पाता है, 15-20 दिन तक चलता है, 10-12 5 डंपर हाथ में आते हैं। मुझे लगता है अभियान से पहले उनको बता दिया जाता है हाँ कि बिल्कुल 1 से 15 हमारा अभियान चलेगा, हाँ इस दिन आप थोड़ी सतर्क रखना। फिर खबरें आती है खान विभाग ने 10 डंपर पकड़े, पुलिस ने 5 उनको पकड़ा। वो पकड़ाते हैं, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, वो पकड़ाते हैं कि हाँ भाई ठीक है आपने पकड़े, जुर्माना कर देना, हम यार इसको और मत 15 दिन का हमने अभियान चलाया था और ये हमारी कामयाबी, और 15-16 दिन होते हैं वापस बस। और अगले जितना नुकसान होता है उसको कह देते हैं भाई तेरी भरपाई कर देंगे आगे। नुकसान तो सुरेंद्र जी क्या होता है, नहीं पर फिर भी भरपाई हो जाती है आगे। बजरी माफिया करोड़ों अरबों का खेल कर रहे हैं, पूरी नदियां खोखली कर दी, पूरे नाले खोखले कर दिए, स्थानीय नदियां खोखली कर दी। अब ये गड्ढे देखिए आप कितने हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, आप इनके पास जो मशीनरी होती है उससे एक दिन में कितने कितने टनों बजरा निकाल लेते हैं लोग। लेकिन आप बताइए जब किसी नदी के पास बड़ी बड़ी मशीनें लग रही है तो दिखती नहीं वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के एसपी को, वहाँ के प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को दिखती होगी उनको, दिखती तो उनकी आंखें क्यों बंद रहती है? हाँ, उनकी आंखों में पैसों की बजरी होती है, इसलिए उनके वो लग रही है। और फिर वो भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं यार हम क्या कर लेंगे, रोक क्या ऊपर वाले हमें आप 1 मिनट में ट्रांसफर, बजरी वाले ट्रांसफर करवा देते हैं, बिल्कुल कराते हैं साहब। जब आप देख लें इसको इसी वाले थानेदार, मैं कह रहा हूँ जब मैंने बताया कि रास्ते के अंदर जब जाति विशेष के लोग, जब सरकार बजरी व्यापारी के होटल में जाकर ठहर रही है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा संरक्षण क्या हो सकता है? जब अशोक गहलोत वहाँ ठहर रहे और आप में गूगल पर अगर सर्च करेंगे बजरी माफिया राजस्थान का तो उसी व्यक्ति का नाम निकलेगा आज की तारीख में। हाँ तो फिर चलिए, और बजरी माफिया, अब आपने तो माफिया बोल रहे हैं आप यार, माफी लेकर किंग हैं। हाँ किंग, बिल्कुल किंग है वो, बिल्कुल बजरी किंग है वो। माफी हो गई उनको तो माफिया काहे करे, वो तो माफी है, हर चीज की माफी है यहाँ तो ये हालत तो अपनी राजस्थान के अंदर चल रही है। आपके पास कुछ आंकड़े और आपको मैं देख रहा हूँ। नहीं आंकड़े मैं तो ये बताना चाहता था आपको, जिस तरह से चल रहा है सरकार का, जैसे रोक लगाई थी, थानेदार वाले सैल्यूट कर रहे हैं जिस तरह से, और सबसे बढ़िया सुरेंद्र जी के खान विभाग वाले वो भी इन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ उसका रवाना देखते हैं और कागज देखते हैं, डंपर वो देखते हैं इसमें अवैध बजरी है या नहीं है। खान विभाग का काम पूरी जांच करना, वो कहते हमें इसका अधिकार ही नहीं है। मतलब आप अपने डंपर में अवैध बजरी ले जा सकते हो, आपका रवाना कटा हुआ है और आपके पास रजिस्ट्रेशन है ट्रक का, बस। तो ये कौन सी जांच है? सही बात है। जबकि उनको पता है इंजीनियरों को ये अवैध बजरी पर उसको रोक नहीं सकते हैं। तो वो और उधर पुलिस दोनों मिलके खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। विधायक स्थानीय स्तर पे देखिए, आपको तो पता है, आपने खूब लिखा है, एक अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक के लिए आपने खूब लिखा, खूब छपा उनके लिए कि उन्होंने बजरी में कितना पैसा कमाया, अभी भी आरोप लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले वाले विधायक था, दूसरा वाले विधायक है। तो ये हर जगह का जहाँ जहाँ नदियाँ निकल रही है बड़ी बड़ी, वहाँ ये और मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने इन पर खास कार्रवाई, और अगर वाकई सरकार चाहती है भजनलाल सरकार की वो ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए और ये कहना चाहिए उनको। 17 मार्च को जब बुलाया गया है बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जज ने सरकार के प्रतिनिधि, तो वहाँ कहना चाहिए हम हर सहयोग देंगे सीबीआई को, आप इसकी जांच करेंगे तो इस एक मैसेज जाएगा कि हाँ वाकई ईमानदार सरकार आई है जो वाकई माफियाओं को रोकना चाहती है और लोगों को सस्ती कीमतों में सही बजरी उपलब्ध कराना चाहती है। अब देखना है 17 मार्च को सरकार का स्टैंड क्या होता है इस बारे में। कोई नहीं होगा सर, न खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला। यही कि ये कोई स्टैंड नहीं होगा। ये माफिया जो है इनको माफ़ी अभयदान मिल गया है, माफ़ी मिल चुकी है, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। हम तो बता सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो सरकार उनको चलानी है, हम तो सरकार चला नहीं सकते हैं। सरकार जाने और सरकार के फैसले जाने पर, अगर सरकार को वाकई बताना है कि वो मजबूत सरकार है, ईमानदार सरकार है और एक बदली हुई सरकार है, जैसा भाजपा को लिखा जाता है, बदली हुई भाजपा के राज्यों में है, तो उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। 17 मार्च को उम्मीद की जानी चाहिए कि वो खुद सीबीआई को आगे वो कहे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हम जांच के लिए तैयार हैं और जो साधन सुविधा सीबीआई को चाहे उपलब्ध कराएंगे हम। तो दोस्तों, बदली हुई सरकार है, बजरी की सरकार है या बदले की सरकार है? बदली हुई सरकार है। क्या सरकार है? क्या 17 तारीख को कहीं कोई बहुत अच्छा फैसला होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक 3 सरकारों के अदली बदली बजरी सब देख चुका हूं और उसके अंदर कहीं कुछ नहीं बदलाव आता। सिर्फ यह है कि बीड़ी का बंडल और उसके वो बदल जाते हैं, बीड़ियों का तंबाकू, बीड़ियाँ, उसकी साइज़ वही की वही रहती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत हमने अपने आसपास की मक्खियाँ उड़ाई, बाकी हमने अपनी वो निकाली, लेकिन हमें मालूम है कि इस बदलाव की मुझे कोई उम्मीद नहीं आती नज़र। फिर भी आपको अगर नज़र आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।